हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस कड़ी में यानी कि टारगेट ELT ग्रेड 2025 इस कड़ी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्सटाइल का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जबकि यह कक्षा जो हमारी थी, क्लास थी, ये आपको पता है कि लाइव में पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ समस्या होने के कारण हमारी मोबाइल में समस्या है कि कहाँ पे समस्या है, वहाँ पे हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर दें, आपका जब आपने शेड्यूल को देखा तो आपको वो कंटेंट मिल जाए। चलिए, जब हम स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक आपका हो गया प्राकृतिक, और यह देखिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको पता है जब हम कपड़ा निर्माण की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत आपके तंतु से होती है, फाइबर से होती है। फाइबर और फैब्रिक में अंतर होता है। कई बार हमने देखा है क्लास में कि फाइबर और फैब्रिक को लेकर के आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो फाइबर मतलब कि तंतु और फैब्रिक का मतलब हो गया कपड़ा। तो इसकी शुरुआत जो होती है तंतु से होती है, यानी कि रेशे से होती है। आपको पता है कि रेशे पर जब हम कताई की प्रक्रिया करते हैं, स्पिनिंग की प्रक्रिया करते हैं, उसी स्पिनिंग की प्रक्रिया से हमें धागे की प्राप्ति होती है। और यही धागा, इसी धागे का उपयोग करते हुए ताने और बाने के रूप में हमें पता है कि हम बुनाई की प्रक्रिया करते हैं। किस पे करते हैं? करघे पर। और जब बुनाई की प्रक्रिया होती है उसी को वीविंग के नाम से जाना जाता है। और जब बुनाई की प्रक्रिया होती है तो उससे हमें एक कपड़ा तैयार होता है और उसी कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा बनाया जाता है। तो इतनी बातें हो गई। तो उसी हम तंतु और रेशे की आज बात करेंगे। इसकी प्राप्ति स्रोत के आधार पर बात करेंगे, प्राप्ति के स्रोत की बात करेंगे। तो आपका हो जाएगा प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा। और दूसरा आपका हो जाएगा कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा। जब हम प्राकृतिक रेशे की बात करेंगे तो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत भी आपके कई सारे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके वनस्पति के रेशे, वानस्पतिक रेशे, वानस्पतिक रेशे हो गए। इसके साथ साथ आपके हो गए जंतु या प्राणिज रेशे, जंतु या प्राणिज जगत के रेशे। अब वहीं पर आपका तीसरा आता है खनिज रेशे, खनिज रेशे। जब हम वानस्पतिक रेशे की बात करते हैं तो इसकी भी कैटेगरी आपकी कई सारी हैं। यहाँ पे देखिए आपके बीज से प्राप्त होने वाले रेशे, बीज से आपका हो जाएगा तना से प्राप्त होने वाला, और आपका हो जाएगा पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा। वहीं जब हम प्राणिज जगत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 2 आता है। वे आपके दोनों हैं कौन कौन से? हम लोग देखते हैं कि प्राणिज जगत की जब बात करते हैं, जंतु जगत की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक हमें रेशम की प्राप्ति होती है और एक हमें ऊन की प्राप्ति होती है। यानी कि किसकी प्राप्ति होती है? रेशम की प्राप्ति होती है, और यहाँ पर देखते हैं ऊन की प्राप्ति होती है। वहीं पर जब हम खनिज रेशे की बात करते हैं तो खनिज रेशा हम लोग देखते हैं कि 3 आते हैं। एक आपका होता है सोना, एक आपका होता है चांदी,
और आपका तीसरा होता है एस्बेस्टस। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत पूछता है। वहीं पर अब हम बात करेंगे इसके एक एक को लेकर के। अब हम बात करेंगे बीज के अंतर्गत, यानी कि बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं जो कि आपके वानस्पतिक जगत में आते हैं, यानी कि बीज से प्राप्त होने वाले रेशे। अगर हम बात करें बीज से प्राप्त होने वाले रेशे तो इसके अंतर्गत आपका दो आता है। बीज से प्राप्त होने वाले रेशों की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका दो आता है। एक आपका आता है कपास और वहीं पर दूसरा आपका आता है कापोक। कापोक तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जनरली अगर हम भारतवर्ष में देखें तो इसे आमतौर की भाषा में सेमल कहा जाता है। सेमल, जो कि आप अपने घर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो कपास की बात हो गई और यहाँ पर सेमल की बात हो गई। अब देखिए, जो आपके कपास होता है इसे वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि जो यह मानव फ्रेंडली होता है, ह्यूमन फ्रेंडली होता है। जो कपास के वस्त्र होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, हमको आराम पहुंचाते हैं। इनमें अवशोषक क्षमता होती है। लेकिन वहीं पर जो आपका कपास हुआ करता है यह कई सारे गुणों को लिए हुए होता है जो कि ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जब यह आपके वानस्पतिक जगत का रेशा है तो यह जो बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी कि इसे गलने पचने की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन और इसका निर्माण हम लोग कपड़ा बनाने में तो करते हैं कपास का, और बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि जो कपास का इतिहास है वह 5000 वर्ष पुराना का इतिहास इसका है। कपास का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कपास का जन्मदाता देश कौन सा है, तो वह कपास का जन्मदाता देश हमारा भारत है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हम लोग विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं, तो वह आपकी डेट निकल कर आती है 7 अक्टूबर, यानी कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कपास की बात हो रही है। तो कपास आपका जो है बीज के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जो आपका सेमल आता है यह भी आपके बीज के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए, जब सेमल की बात होती है तो सेमल में प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है। प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं ऐंठन को लेकर के, तो आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो ऐंठन को 3 कैटेगरी में किया एक आपका लो, मीडियम और एक आपका हाई, यानी कि निम्न श्रेणी का और मीडियम और उत्तम की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि 0 से 3, 3 से 7 और 7 से 12 यही 3 कैटेगरी होती है ऐंठन की। और उसको प्रश्न को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका सेमल हुआ करता है, कापोक होता है, इस कापोक में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है। इसी कारण कापोक का यूज वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इतनी बात हो गई हमारे बीज को लेकर के, यानी कि बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कितने हैं, आपके 2 हैं। आपका कपास हो गया और आपका कापोक हो गया। कौन कौन सा हो गया? कपास और आपका हो गया कापोक। लेकिन जब हम बात करते हैं तने से प्राप्त होने वाले रेशे की बात करते हैं तो आपको पता है जब जो भी पेड़ का होता है, आपका वृक्ष होता है, उसका जो तना होता है उसके तने पर उसकी जो खाल होती है, जो छाल होती है, वहाँ पर फाइबर पाया जाता है। और कुछ आपके पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि उनकी जो छाल होती है उस पर पतले पतले रेशे पाए जाते हैं। और आप लोग बहुत सारे पेड़ ऐसे भी देखते हैं जहाँ पे रेशा नहीं बल्कि लुगदी के रूप में रहता है। तो बहुत जगह देखें पतले पतले रेशे पाए जाते हैं और उन्हीं रेशों का विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उसे अलग कर लिया जाता है और उसी से हम लोग कपड़ा निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे हैं जिसका यूज हम कपड़ा निर्माण में करते हैं, उनको देखते हैं। और वही रेशे, यानी कि वे सभी रेशे जिनको तने से प्राप्त किया जाता है, उसे तने से प्राप्त होने वाले रेशे के अंतर्गत रखा जाता है। तो कौन कौन से हैं जो कि कपड़ा निर्माण में उपयोगी हैं और इसके अंतर्गत आते हैं। जब हम तने की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि लिनन आता है। लिनन
अब यहाँ से लिनन की बात करें तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो है आप फ्लैक्स ट्री के नाम से किसे जानते हैं। आप लोग देखेंगे लिनन आपका दो प्रकार का होता है। लैंड ऑफ लिनन के नाम से मिस्र जाना जाता है। अब जब लिनन की बात करते हैं तो यह दो प्रकार का होता है। आपको पता है कि एक इसका सफ़ेद फूल का होता है, सफ़ेद फूल वाला होता है, और एक आपका होता है नीला फूल लिए हुआ होता है। जो कि नीला फूल होता है वह आपका अच्छा लिनन माना जाता है। अच्छा फ्लैक्स का उत्पादन के लिए जो आपका फ्लैक्स ट्री है वो जो अच्छे रेशे का उत्पादन करता है, कौन सा, जिसमें नीला फूल आता है। इतनी बात हो गई लिनन से लेकर के। वहीं पर आपकी अगर हम दूसरी बात करें, आपके तने के अंतर्गत आता है आपका लिनन हो गया। इसके बाद आपका आता है हेम्प, हेम्प आता है। और हेम्प आपको पता है यह कुछ और नहीं बल्कि आपका क्या है, भांग का पौधा है, भांग का पौधा है। और जब हम इसकी बात करते हैं, हेम्प की बात करते हैं, तो इसका हेम्प का यूज आपके नेट के निर्माण में, आपके रस्से के निर्माण में, इन्हीं सारे कार्यों में आपके हेम्प का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जब हम अगले की बात करते हैं वो आपका अगला आता है रेमी, रेमी। और अगले की बात करते हैं वह आपका आता है जूट। आपको जूट देखते इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह इतना कमज़ोर होता है। जब इस पर हम लोग ब्लीचिंग की क्रिया करते हैं तो यह जो जूट का रेशा हुआ करता है यह गल जाता है, अर्थात ख़राब हो जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण इस पर ब्लीचिंग की क्रिया संभव नहीं हो पाती है, अर्थात ये अपने वास्तविक रंग में ही रह जाता है। कभी भी आपके जूट के रेशे को सफ़ेद नहीं किया जा सकता। सफ़ेद ना कर पाने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि जब इस पर हम ब्लीच की क्रिया करते हैं, ब्लीचिंग प्रोसेस करते हैं, तो देखते हैं कि यह रेशा अपने आकार को, अपने गुणवत्ता को खो देता है, अर्थात यह गल जाता है। इसी कारण यह जो अपने सुनहरे कलर में हमेशा प्राप्त होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हो गई। आपने देखा, चार को देखा, लिनन, हेम्प, रेमी और किसको देखा, जूट को देखा। और लेकिन बहुत सारे हैं। अगला देखिए आपका आता है अबाका, अबाका, अबाका इसी के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत आते हैं आपके मनीला, मनीला, आपका आता है कोएर, मनीला हो गया, कोएर हो गया। लेकिन यहाँ पर मनीला और कोएर को लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। और एक और आता है आपका सन आता है। अब देखिए ये दोनों के दोनों आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें हमेशा जो है अपवाद है, इन दोनों में अपवाद है। अपवाद क्या है जानिए कि मनीला और जब कोएर की बात होती है तो ये दोनों में अपवाद है। अपवाद क्या है, अब इसकी बात जान लीजिए कि कभी कभी आपने देखा कि जो मनीला और कोएर की हमने बात किया, इसको हमने तने के अंतर्गत रखा, लेकिन जो आपका कोएर है, कोएर को कभी कभी आपके तने के अंतर्गत रखा जाता है, कभी कभी बीज के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम मनीला की बात करते हैं तो मनीला को कभी कभी तने के अंतर्गत रखा जाता है तथा इसे कभी कभी पत्ती के अंतर्गत रखा जाता है, गिना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जब हम मनीला की बात करते हैं, कोएर की बात करते हैं, तो यह भी जान ले जो आपका कोएर हुआ करता है यह नारियल की जो खाल है, जो उसकी छाल है, उससे से जो प्राप्त होने वाला आपका फाइबर है, रेशा है, वह आपका है कोएर। यानी कि अगर हम कोएर की बात करें तो यह जो है नारियल की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, नारियल की छाल से प्राप्त होता है। तो इसे जो है कभी कभी तने के अंतर्गत में आप लोग काउंट करते ही हैं और अपवाद स्वरूप इसे जो है किसके अंतर्गत काउंट किया जाता है, बीज के अंदर काउंट किया जाता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं जो कोकोनट का यूज करते हैं, कोकोनट के ऊपर आप लोग देखते हैं कि सुनहरा लाल रंग का एक रेशेदार आपका पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है
और देखते हैं कि वहाँ पर उसके पौधे पर, पेड़ पर भी इसकी संरचना पाई जाती है। तो इसे तने से प्राप्त होने वाला भी, और क्योंकि यह बीज के ऊपर जो आपका नारियल हुआ और कुछ नहीं बल्कि उस वृक्ष का बीज है, उस फल है, फल के अंदर का वो बीज है, और उस बीज के अंदर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, आवरण के रूप में पाया जाता है। इसीलिए वहाँ पर बार बार कन्फ्यूजन होता है। और अपवाद स्वरूप आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोग नेट में देखेंगे तो कई बार आपके कोयर को बीज के अंतर्गत रखता है और कई बार जो है तने के अंतर्गत रखता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हमें ऑप्शन के अनुसार अपने उत्तर को देना है, ऑप्शन के अनुसार। तो चलिए, और यहीं पर हमने बताया कि आपकी मनीला के बारे में बताया कि इसको जो है आप यहाँ पे तने के रूप में देख रहे हैं, तने से उत्पन्न प्राप्त आपके रेशे को देख रहे हैं, लेकिन इसको कभी कभी जो है पत्ती के अंतर्गत भी रखा जाता है। पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे के अंतर्गत रखा जाता है। किसको रखा जाता है? मनीला को, और मनीला और कोयर को बीज से। चलिए, अब इतनी बात हो गई। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं पत्ती से प्राप्त होने वाले, तो पत्ती से प्राप्त होने वाले आपके रेशे के अंतर्गत आपका दो आता है। आपका आता कौन कौन सा है? एक आपका आता है पीना, पीना आता है, और एक आपका आता है सीसल। सीसल, जब हम पीना की बात करते हैं तो पीना आपका कुछ नहीं बल्कि जो है अनानास। अनानास की पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे को पीना के नाम से जानते हैं। अनानास की पत्ती से प्राप्त रेशे को पीना के नाम से जानते हैं। जबकि उसी प्रकार का एक सीसल नाम का भी पौधा होता है, इसकी पत्ती से जो प्राप्त होता है उसे सीसल के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब हम आपके प्राकृतिक जगत की बात करते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग जो है खनिज रेशे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। हमें खनिज से 3 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। वे आपके रेशे कोई और नहीं बल्कि आपका सोना, चांदी और एस्बेस्टस की बात आती है। सोना, चांदी और एस्बेस्टस की बात आती है। जबकि सोना, चांदी को आप पहले से जानते हैं और आपको पता है कि इसका यूज आभूषण के रूप में होता है। लेकिन वहीं मैं आपसे कह दूं कि सोने और चांदी का प्रयोग आभूषण के रूप में तो होता है, लेकिन आभूषण के रूप में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, आपको क्वेश्चन जवाब देना होगा। और इसके साथ ही साथ हमें पता है कि जो आपका एस्बेस्टस है, जो आपके सोने चांदी हैं, इसका आभूषण के रूप में ही नहीं बल्कि आपके टेक्सटाइल में, आपके वस्त्र विज्ञान में, आपके कपड़ा उद्योग में भी जो है इसके रेशे का, यहाँ से रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशे को तैयार किया जाता है और उसका बहुतायत में प्रयोग आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। आपने देखा है बनारस का ब्रोकेट, वहाँ के हिमरू, आमरू, ये सब आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानते हैं कि जो है कैसे इनके धागों का प्रयोग करके एक फैंसी साड़ी को, फैंसी वस्त्र को बनाया जाता है। तो चलिए देखिए, अब जब हम बात करने जो हमारा मुख्य उद्देश्य पढ़ना, यहाँ से हम लोग जानने वाले हैं एस्बेस्टस के बारे में। एस्बेस्टस आपका एक प्रकार का खनिज रेशा है और जब एस्बेस्टस के इतिहास को देखते हैं तो हमें पता है कि यह खनिज जो है हमें खदानों, चट्टानों से प्राप्त होता है। जब चट्टानों की बात करते हैं, खदानों की बात करते हैं, वहाँ से प्राप्त होने वाला जो खनिज है वह आपका एस्बेस्टस है। और बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, लेकिन जो एस्बेस्टस है इसका उपयोग आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुतायत मात्रा में होता है। हम कह दें कि अगर इस तरह हम कहें कि बिना एस्बेस्टस के आपके जो कृत्रिम रेशे हुआ करते हैं उनका निर्माण करना बहुत ही कठिन है। तो यह कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आपका एस्बेस्टस है वह कृत्रिम रेशों में इसकी बहुतायत में आवश्यकता हुआ करती है। यही कारण है कि जब जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 में इसी एस्बेस्टस की कमी हुई थी, जिससे आपके कपड़ा निर्माण में समस्या आने लगी, तो वहाँ पे खोज होती। क्योंकि आपको पता है कि आवश्यकता की जननी खोज का कारण आवश्यकता बनती है। आपकी समस्या, जब आपके पास कोई ना कोई समस्या क्रिएट होती है, कोई ना कोई समस्या आती है, उसी की खोज में, उसी समस्या के निराकरण में कोई ना कोई खोज होती है। तो जब 1914 जर्मनी में
आपके इसकी कमी को देखा गया तो वहीं पर आपके ग्लास फाइबर का आविष्कार होता है और धीरे धीरे जो है हम लोग ग्लास फाइबर से कपड़े बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो एस्बेस्टस की बात हो गई। और एस्बेस्टर की जो खासियत होती है, एक खासियत यह भी है कि यह जो है उच्च तापमान पर, एक हाई टेम्परेचर पर यह जनरली गलता नहीं, जबकि इसके लिए हम कह दें अगर 350 अंश फ़ारेनहाइट तक कोई हाँ, यहाँ से देखिए मैं उसको ना जा कर के बल्कि यहाँ से जान लीजिए कि एक जो उत्तम किस्म का जो आपका एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस में जो उत्तम किस्म का एस्बेस्टस होता है वह कौन सा है? वह आपका है क्रिसोलाइट। हाँ, जो आपका पूछा हुआ है क्रिसोलाइट यह आपके एक उत्तम किस्म का क्या है? एस्बेस्टस है। यानी कि एस्बेस्टस में भी उत्तम किस्म का कौन सा है? आपका क्रिसोलाइट। और यह आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमें इसे ध्यान में रखना होगा। तो क्रिसोलाइट हो गया। यह जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकेट्स का बना होता है। इसके साथ साथ जो एस्बेस्टस होता है कहीं न कहीं यह हमारे कैंसर में सहायक होता है, अर्थात इसके बहुत ज़्यादा सेवन करने से जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं डर रहता है कि उनको कहीं कैंसर न हो जाए। यानी कि कैंसर होने में एक प्रकार से सहायक के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसकी ज़्यादा यूज़ से हमें कैंसर हो सकता है। इतनी बातें हमारे एस्बेस्टस हो गई। अब हम पुनः देखेंगे कि आपके कृत्रिम रेशे, जब यहाँ पर हम कृत्रिम रेशे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि जब कृत्रिम रेशे की बात होगी तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मानव निर्मित और रासायनिक विधि के द्वारा निर्मित रेशे। कृत्रिम रेशों को हम दो भाग में करेंगे। एक हम लोग देखेंगे कि मानव निर्मित और एक देखेंगे हम लोग रासायनिक विधि द्वारा निर्मित। जब हम मानव निर्मित की बात करते हैं तो इसमें आपका एक नाम निकल कर आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके 19वीं शताब्दी का चमत्कार है। वो आपका क्या है? उसका नाम है रेयान। अगर हम रेयान की बात करें तो रेयान एक ऐसा फाइबर है जिसमें आपका 50% रसायन और प्लस 50% आपका सेल्यूलोज होता है। अब हम जब रेयान का निर्माण करते हैं तो रेयान का निर्माण जो है देखते हैं कि जो आपके पल्प होती है, लुगदी होती है, आपके वुड पल्प का यूज करते हुए वुड पल्प के साथ साथ हम लोग केमिकल को मिलाते हैं और इसी से एक रेशे का निर्माण करते हैं जिसका नाम दिया गया रेयान। जब रेयान की बात होती है तो हमें यहाँ यह भी पता है कि इसे कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम सिल्क, कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। और जो सिल्क हुआ करता है यह उसी का सिल्क का, रेयान जो है यह सिल्क का डुप्लीकेट है। यानी कि जिस प्रकार से आपके सिल्क में चमक पाई जाती है उसे राजसी वस्त्र के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार से सारे के सारे गुण ये अभी लिए विद्यमान होता है। हम लोग देखते हैं कि बल्कि जो आपके सिल्क हुआ करता है उसमें रेयान की अपेक्षा चमक कम होती है, इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आपके रेयान पर एक प्रोसेस किया जाता है, उसका नाम होता है डी लस्टरिंग प्रोसेस। लस्टर माने चमक और डी मतलब कम करना, यानी कि चमक को कम करने के लिए डी लस्टरिंग प्रोसेस किया था। आज से परीक्षा का भाग बनता है। डी लस्टरिंग प्रोसेस में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? वो आपका होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे रेयान को लेकर के। रेयान जो है आपका यह जो 19वीं शताब्दी का चमत्कार है, 19वीं शताब्दी का चमत्कार, 19वीं शताब्दी का चमत्कार। फादर ऑफ रेयान यानी कि पिता कौन है?
तो पिता की बात करेंगे तो आपके पिता हैं काउंट हिलोरी डी चार्डोनेट। काउंट हिलोरी डी चार्डोनेट, तो आप लोग इसे याद रखिए। अब इतनी बात हो गई हमारे रेयान को लेकर के, इसमें कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। अब हम यहीं पर आपसे बात करते हैं रेयान के प्रकार, जो कि रेयान भी आपके कई प्रकार का होता है, तो इसे जान लीजिए। इसके मुख्य रूप से हम लोग 3 से 4 प्रकार को देखते हैं। एक आपका आता है मानव निर्मित हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका रेयान हो गया। अब देखिए यह जो है 3 प्रकार है। तो हम इसकी बात कर रहे थे रेयान की, इसमें हमने वर्गीकरण की बात करें तो रेयान के प्रकार की बात करें तो आपका पहला आता है नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान। वहीं पर आपका जो दूसरा आता है कुप्रामोनियम रेयान। और आपका जो तीसरा आता है आपका आता है विस्कस रेयान। यहीं पर आपके 3 रेयान की हम बात करने वाले हैं। जब हम नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान की बात करते हैं तो इसकी खोज जो हुई थी 1884 में, इसकी खोज हुई थी 1884 में, और किसके द्वारा हुई थी? जॉर्ज एडमर्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं पर जब हम कुप्रामोनियम रेयान की बात करते हैं तो इसकी खोज 1890, इसकी खोज कब हुई थी? 1890 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? LH देस्पिसीज के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं पर जब हम विस्कस रेयान की बात करते हैं तो इसकी जो खोज हुई थी वह हुई थी 1892 में, और किसके द्वारा हुई थी? वीवर और मीडल। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, वीवर और किसके द्वारा हुई थी? वीवर और मीडल के द्वारा। कब हुई थी? 1892 में हुई थी। तो इतनी बात आपसे रेयान से पूछता है और पूछ लेता है कि कब किसकी खोज हुई थी। वहीं पर जब हम रासायनिक के विधि की बात करते हैं, रासायनिक की विधि के द्वारा निर्मित रेशों की बात करते हैं, तो उसका भी वर्गीकरण देख लीजिए। आपका आता है नायलॉन, डेकरान, आर्लान, नायलॉन, डेकरान, आर्लान, नायलॉन, डेकरान, आर्लान, पॉलिस्टर, और बहुत सारे हैं। एक आपका इम्पोर्टेंस में आता है जो कि आपसे बार बार पूछता है, वो आपका है ग्लास फाइबर। तो जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो आपको पता है जिस प्रकार से आपका रेयान था 19वीं शताब्दी का चमत्कार था, उसी प्रकार से जो आपका नायलॉन है ये आपके 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। 20वीं शताब्दी का चमत्कार। और इसके पिता की बात करें, बेलस एच कैरोथर्स हैं। बेलस एच कैरोथर्स जो होते हैं, आपको पता है कि यह एक रसायन वैज्ञानिक होते हैं और इन्हें पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में बहुत ही इंटरेस्ट था। पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में ये बहुत ही इनका इंटरेस्ट था। अब जब बात आती है पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होती क्या है, तो पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया की जब बात करते हैं
तो यह कुछ और नहीं बल्कि छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके एक बड़ी श्रृंखला तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो बेलस एच कैरोथर्स थे, इनको पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में बहुत ही रुचि थी और इसी रुचि के कारण इन्होंने करते करते आपका किसका आविष्कार किया, नायलॉन का आविष्कार किया। इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ नायलॉन के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपका पूछता है कि किन किन रसायनों को लेकर के प्रथम नायलॉन का नाम क्या है, तो हेक्सा मेथिलीन डाई एमिनो एसिड, हेक्सा मेथिलीन डाई एमिनो एसिड। तो इनसे 6 कार्बन के अणु को लेकर के पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराई गई और यहाँ से नायलॉन का निर्माण होता है। इसीलिए जो प्रथम नायलॉन था, इसका नाम रखा गया नायलॉन 66, नायलॉन 66। इसमें होता क्या है कि जो हेक्सामेथिलीन होता है, इसके 6 अणु लेकर के, और डाई एमीन एसिड जो है, इसके 6 अणु लेकर के नायलॉन का निर्माण किया जाता है। इसीलिए इसे नायलॉन 66 नाम दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रथम नायलॉन का निर्माण हुआ उसे किस नाम से जाना गया, तो उसे नायलॉन 66 के नाम से जाना गया। वहीं पर जब हम बात करते हैं आपके बीच के सारे आपके नॉर्मल है, जो कि आपसे पूछता है आपके ग्लास फाइबर की बात करता है। तो ग्लास फाइबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान सकते हैं कि जो ग्लास फाइबर की उत्पत्ति की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जर्मनी में एस्बेस्टस की कमी हुई। जर्मनी में किसकी कमी हुई, एस्बेस्टस की कमी हुई। और कब हुई, वह आपकी होती है जर्मनी कमी किसकी, एस्बेस्टस की कमी होती है। कब होती है, आपके 1914 में। 1914 में एस्बेस्टस की कमी होती है और बिना एस्बेस्टस के जो आपके कृत्रिम रेशे हैं, आपके सिंथेटिक फाइबर है, इसका निर्माण करना कठिन हो गया और जिसके कारण इसकी ग्लास फाइबर की खोज होती है। और इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो 1931 में अमेरिका में इस धागे का निर्माण किया गया। तो प्रथम बार जो आपके ग्लास फाइबर के धागे का निर्माण कब किया गया, तो आपका डेट आता है 1931 में ग्लास फाइबर से धागे का निर्माण किया गया। कहाँ पे किया गया 1931 में, तो आपका नाम है अमेरिका। लेकिन यहीं पर बात आती है कि प्रथम बार कब जो है जो आपका ग्लास फाइबर है उससे कपड़े का निर्माण किया गया। तो कपड़ा बनाने योग्य कब इससे कपड़ा बनाया गया या कपड़ा बनाने योग्य आपके धागे का निर्माण किया गया, तो वह आपकी डेट आती है 1938। यानी कि 1938 में इससे जो है सफलतापूर्वक कपड़े का निर्माण किया गया। कब किया गया, 1938 में। तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनता है कि ग्लास फाइबर से प्रथम बार कपड़ा कब बनाया गया, तो वह आपकी डेट आती है 1938। ग्लास फाइबर हमें कब इसकी प्राप्ति कब होती है, तो 1931 में। कहाँ पे होती है, अमेरिका में होती है। और इसके आविष्कार का कारण क्या होता है, एस्बेस्टस की कमी। कहाँ पे होती है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एस्बेस्टस की कमी होती है। तब से जो इस पर बहुत तेज़ी से कार्य किया गया और इसकी अमेरिका में 1931 में इससे प्रथम बार ग्लास से आपका फाइबर यानी कि रेशा को तैयार किया गया और 1938 में इससे धागे का, इससे जो कपड़े का निर्माण किया गया। तो चलिए इतनी बात हमारी थी और इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और पुनः मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अब तक जुड़े रहें, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।